Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video, we will discuss a topic that's crucial for every teacher: how to become a good teacher. Becoming a good teacher is both an art and a science. Okay, so today we will discuss about this topic. So now first is patience. Get in a positive mindset and leave personal issues outside of the classroom. एज अ टीचर जब भी आप क्लास में जाते हैं तो आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके क्लास के अंदर जाना चाहिए और अपनी जो आपकी फैमिली इश्यूज़ होते हैं या फिर कोई भी किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो उसे अपने क्लास के अंदर नहीं लेके जाना चाहिए. उसे आप बेटर होगा क्लास से बाहर ही छोड़ के जाएं. फॉर एग्जांपल, अगर आपका मूड ऑफ है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से तो आप उस प्रॉब्लम को बाहर ही छोड़ के जाइए, उसे क्लास में लेके जाएंगे और उसका गुस्सा बच्चों पर निकाल रहे तो ये गलत है. नाउ सेकंड इज स्लो डाउन एंड बी रिस्पॉन्सिव, नॉट रिएक्टिव. Try to practice calming techniques like counting to 10 in difficult situations. आपको हर एक टाइम पे रिएक्टिव नहीं होना है. हर एक बात में रिएक्ट करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है. अगर आप हर एक बात में बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं तो भी एज अ टीचर ये गलत है. आपको ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है. कामिंग टेक्निक्स यूज़ करनी है. होता है बहुत टाइम एज अ टीचर जब भी आप क्लास में होते हैं तो इतने सारे बच्चों की स्ट्रेंथ होती है. कई बार ऐसा होता है कि आप बच्चों की कुछ एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं. तो आपको ऐसा नहीं करना है. यहाँ पे आपको काम रहना है और आपको लाइक 1 to 10 काउंटिंग्स अपने मन में रीड करनी है जिससे कि आप थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल में कर पाएंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज बी ओपन माइंडेड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप क्लास में हैं तो आपको ओपन माइंडेड रहना है. अभी जो इस टाइम की जनरेशन है, हमारी क्लास में स्टूडेंट्स की जो जनरेशन आ रही है वो एकदम बहुत ही फ्रेश माइंडेड बच्चे हैं. उनकी जो माइंडसेट है उनका जो वो हमें ऐसा लगता है कि ये बच्चे कुछ ज़्यादा ही जल्दी बड़े हो रहे हैं. उनकी बातों से हमें ऐसा लगता है बट ऐसा नहीं है क्योंकि जनरेशन है. बच्चे टेक्निक से जुड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं. तो है कि बच्चे एज से पहले ही बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं और वो उसी टाइप का बिहेव कर रहे हैं. तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं क्लास में जहाँ पे आपको बच्चों को अपने टाइम से जज नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है और ओपन माइंडेड होके सोचना है. बहुत ज़्यादा नैरो माइंडेड बिहेव नहीं करना है. स्टीरियोटाइप सिचुएशंस वहाँ पे क्रिएट नहीं करनी है कि लाइक आप किसी गर्ल के लिए, बॉय के लिए इस टाइप का कोई स्टीरियोटाइप के मन में है तो ऐसे बायस्ड होकर स्टीरियोटाइप होके कोई भी डिसीजन क्लास में नहीं लेना है. नेक्स्ट इज बी अवेयर ऑफ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स. मीन्स आपको अलग अलग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के लिए अवेयर रहना है. फॉर एग्जांपल, अभी आपने देखा है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन का बहुत ज़्यादा चल रहा है. मीन्स आपको एक इंक्लूसिव क्लासरूम क्रिएट करना है जहाँ पे आप हर एक इंडिविजुअल को इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे, है ना. ऐसा नहीं कि आप किसी बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हैं. तो आपको हर एक बच्चे की प्रॉब्लम को अपने माइंड में रखते हुए, हर एक बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स को माइंड में रखते हुए अपनी टीचिंग स्टाइल को चेंज करना है. तो आप वो तभी कर पाएंगे जब आप डिफरेंट लर्निंग स्टाइल के बारे में अवेयर होंगे कि किस टाइप के बच्चे को कैसे लर्निंग देनी है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ. अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में डीफ है या फिर हियरिंग इम्पेयर्ड है या फिर विजुअल इम्पेयर्ड है तो आप उस बच्चे को आगे बैठा सकते हैं अगर उसे दिख नहीं रहा है पीछे से. और या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा लव से कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो आप उसे बाहर आगे बैठा सकते हैं. क्लास में थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, अपने एक्शन का यूज़ कर सकते हैं, टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं. तो इस टाइप से. नाउ नेक्स्ट इज प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक रादर दैन सिंपली मार्किंग आंसर्स एज रॉन्ग. कई बार ऐसा होता है कि हम क्लास में बच्चों की जब कॉपी चेक करते हैं तो नोटबुक में नीचे से हम बिल्कुल सिंपल एक मार्क डाल देते हैं, रॉन्ग मीन्स हम काट देते हैं. फॉर एग्जांपल, बच्चे ने कोई आंसर लिखा और वो गलत है, हमने ऐसे पेन से उसे क्रॉस कर दिया और हम बच्चे को बताते भी नहीं कि उसकी मिस्टेक क्या थी. तो आपको ये नहीं करना है, अवॉइड करना है प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. ठीक है. तो बच्चे को एक अच्छा फीडबैक दीजिए, मतलब उसे बताइए कि उसके आंसर को हमने क्यों गलत किया है, उसकी मिस्टेक क्या थी. तो वहाँ पे एक छोटा सा नोट डाल दीजिए आप कि आपका ये पॉइंट गलत था या फिर आप इसे रीराइट कीजिए या फिर यही प्रॉब्लम है या फिर आप वहाँ पे पेन से कट करके खुद भी लिख सकते हैं. ठीक है, ताकि बच्चे को समझ में आए. नाउ नेक्स्ट इज बी फेयर एंड ऑफर चूजेस टू स्टूडेंट्स. शो योर स्टूडेंट ट्रस्ट बाय इंकरेजिंग ऑटोनॉमी. मीन्स आपको बच्चों को इंकरेज करना है. बच्चों को क्लास में बच्चों को थोड़ा इंडिपेंडेंस देनी है. ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को बिल्कुल बाउंड कर रहे हो, बच्चे बोल ही नहीं पा रहे हैं. और अगर बच्चा अपना कोई पॉइंट रख रहा है तो उनके पॉइंट को भी आपको उतनी ही वैल्यू करनी है. अगर बच्चे का पॉइंट गलत भी है तो बच्चे को बिल्कुल ही ऐसे खारिज मत कर दीजिए कि आपने गलत बोला, है ना. उसके बच्चे के पॉइंट को भी आप इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए और अगर गलत भी है तो आप उसे बता दीजिए, है ना. बिल्कुल ही ऐसे उसे डांट के ऐसे बैठा लिए मत. थोड़ा बच्चों को फ्रीडम दीजिए कि वो अपने थॉट्स रख सकें और उनकी चॉइसेस को भी प्रेफरेंस दीजिए. अगर बच्चे कभी आपको लग रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं या फिर बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है तो उस टाइम पे आप अपनी टीचिंग को थोड़ा सा डिफरेंट वे में अपनी टीचिंग कर लीजिए. अपने जो डेली का आपका मेथड है उसको थोड़ा चेंज कर लीजिए. नाउ नेक्स्ट इज acknowledge and validate your students' feeling. Listen without judgment. Let your students know that your classroom is a safe space. Means अब इसमें देखिए आपको क्या करना है, बच्चों की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना है. आपको बच्चों की फीलिंग को, और आप बच्चों की फीलिंग को तभी समझ पाएंगे जब आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पता होगा. भी यहाँ पे टीचर होंगे, उन्होंने कोई ना कोई टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम या फिर डिप्लोमा डिग्री तो किया ही होगा और आपने उसमें इतनी तो चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी ली होगी कि आप बच्चे की साइकोलॉजी को समझ पाएँ.
ठीक है। और बच्चों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट कीजिए। बच्चा किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको समझिए। हर एक सिचुएशन में रिएक्टर नहीं बनना है, हर एक सिचुएशन में आपको रिएक्शन नहीं लेना है अपना। उसके बाद है लिसन विदाउट जजमेंट। हर बार आपको जजमेंटल नहीं होना, ठीक है। कभी कभी आप बच्चों की बात को सिंपल सुनिए, एज अ फ्रेंड बन के उनकी बात को सुनिए। बच्चे की बातों को सुन के उसकी साइकोलॉजी को समझने का ट्राई कीजिए कि बच्चा जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है ना। हर बार जजमेंटल होना भी कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। तो जजमेंटल ना होकर आप कभी कभी बच्चों की प्रॉब्लम को एज अ फ्रेंड उनका सुनिए कि बच्चों की माइंडसेट आपको समझ में आता है कि बच्चे किस वे में सोच रहे हैं, अगर आप बच्चों की प्रॉब्लम को सुनते हैं, ठीक है। फिर लेट योर स्टूडेंट नो दैट योर क्लासरूम इज़ अ सेफ स्पेस। बच्चों को ये रियलाइज़ करवाएं कि जो क्लासरूम है ना वो उनके घर जैसा ही है। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगी, जो हमारी नील नोडिंग थी, फिलोसोफर थी नील नोडिंग, जो है उन्होंने बताया था ना, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि जो आपका स्कूल है ना वो घर जैसा होना चाहिए, और आपकी जो टीचर्स होते हैं ना वो लाइक मदर होनी चाहिए। बच्चे को वही खुशी स्कूल में मिलनी चाहिए जो उसे घर में मिलती है। तो नील नोडिंग ने अपनी इसके ऊपर बुक भी लिखी है ना। तो उसी वे में आपको बच्चे को स्कूल में बिल्कुल घर जैसा फील करवाना है, ताकि बच्चे को ऐसा लगे ही ना कि वो किसी अननोन जगह पे है। बच्चे को ऐसी फीलिंग आए कि वो अपने ही घर पे है, उसे सेफ महसूस हो, आप उसे वो फील करवाइए। फिर है गिविंग चिल्ड्रन द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट, showcasing students' artwork in the classroom and hallway, finding unique way to use sound cues in your classroom like using a sound as a timer। यहाँ पे आपको बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो बच्चे अपनी जो क्रिएटिविटी है, जो उनके अंदर की टैलेंट है, उसको एक्सप्लोर कर पाए। और आप बच्चों को वो बच्चे तभी कर पाएंगे जब आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे, उन्हें चांस देंगे कि वो अपने टैलेंट को निखारें। और मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो अभी न्यू जनरेशन है, इस टाइम पे कई बार जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि उनका पॉइंट गलत है या फिर उनका माइंडसेट गलत हो गया है। प्रॉब्लम यह है कि अभी जो जनरेशन आ रही है, अभी जनरेशन बिल्कुल नहीं है, और जो न्यू जनरेशन है उनका माइंडसेट जो है, उनका जो सोचने का वे है ना वो बिल्कुल अलग है। इस टाइम पे बच्चे इतना स्मार्टली सोच रहे हैं, और वो इस वे में सोच रहे हैं जिस वे में हम लोग बहुत ज़्यादा आगे जाके सोचते थे, है ना। तो कई बार जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं, जो पुराने टीचर्स हैं, वो उस बच्चे के माइंडसेट को, जो अभी का बच्चा है, अपने टाइम से कंपेयर करके सोचने लग जाते हैं कि नहीं, लाइक हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लाइक हमारे टाइम पे तो हम टीचर्स से कितनी मार खा लेते थे, लेकिन आजकल देखो इनको ऐसे करते हैं। बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इतना रिजिड एटीट्यूड लेके आप नहीं क्लास में बच्चे को पढ़ा सकते हो। आपका टाइम था, सही है, आपने अपनी क्लास में, हमने अपने टीचर से, जो सीनियर टीचर्स उन्होंने मार खाई, उस टाइम पे बच्चे अलग थे। लाइक गुरुकुल सिस्टम भी तो था ना, गुरुकुल सिस्टम में बच्चे अपने गुरु के आगे बैठते थे। आपने देखा है गुरु जो उनको बोल देते थे, वो गुरु की बात उनके लिए बिल्कुल एकदम पत्थर की लकीर होती थी। तो आप ये गुरुकुल सिस्टम को इस टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। और अभी आपकी जो NEP 2020 है, उसने तो बिल्कुल बोल दिया है कि जो बच्चे हैं बिल्कुल लर्नर बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, लर्नर सेंटर्ड लर्निंग बोली है उन्होंने। तो यहाँ पे हम बच्चे, ऐसा नहीं कि बच्चे गलत हैं या फिर बच्चे बिगड़ गए हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे टाइम से पहले थोड़ा मैच्योर हो रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं बच्चे। और ऑब्वियस है क्योंकि AI का जमाना, आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो गई है, तो आप बच्चों को समझिए, उनकी साइकोलॉजी को समझिए। हर बार आप बच्चे के हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस टाइम पे, जब वो स्कूल में होता है, उनकी जो एज होती है, आपने चाइल्ड साइकोलॉजी में पढ़ा है कि जो बच्चे की एज है उस टाइम पे ये सारी चीज़ें हो रहा नॉर्मल है, ऑब्वियस है। तो आप उसे अपने टाइम से कंपेयर मत कीजिए, ये मेरा आपको एक सजेशन है जिससे आप मानिए, ठीक है। तभी आप बच्चों को इफेक्टिवली पढ़ा पाएंगे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका put together the week's lesson plan at the beginning of the week, study your lectures, notes and assignments before ahead, provide extra materials and additional resources on the topic। अब यहाँ पे टीचर्स के लिए है कि आपको जब भी क्लास में जाना है तो प्रिपेयर्ड होकर जाना है। एज अ गुड टीचर अपने टॉपिक के, अपने सब्जेक्ट के, अपनी क्लास के रिगार्डिंग आपको पूरा फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर क्लास के अंदर एंटर करना है। तभी आप अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक को बहुत ही इफेक्टिवली डिलीवर कर पाएंगे। अगर आपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड रिसोर्सेज कलेक्ट नहीं किए हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक। Capture your students' attention, write creative lesson plans that appeal to the most common learning style, facilitate student lead discussion and ask student to why the answer is correct। कई बार बच्चों को इंगेज करने के लिए, बच्चों की अटेंशन को लेने के लिए आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत देर से पढ़ा रहे हैं तो आपको 5 और 10 मिनट के गैप के बाद बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछना है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है ना। कि अगर आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो आपको अचानक से बच्चों से पूछना कि बताइए ऐसे क्यों है, या फिर आपको एकदम से क्रॉस क्वेश्चन करना है कि बताइए इसका ये क्या था, अभी जो मैंने बताया उसका आंसर क्या था, या ये आंसर क्या सही है, जो मैंने बोर्ड में लिखा है क्या ये सही है, जो मैंने बोर्ड में लिखा है ना इसमें कोई गलती है, इसमें कोई गलती फाइंड करके दिखाओ। तो आपको इस टाइप की क्रॉस क्वेश्चनिंग बच्चों से करनी है, जिससे कि बच्चे इंगेज होंगे और बच्चों की अटेंशन जो होगी ना क्लास में रहेगी, उन्हें लगेगा कि हाँ मैम कभी भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है मेक आई कॉन्टैक्ट विद स्टूडेंट एज दे टॉक, बी ऑब्जर्वेंट ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल क्यूजेस, गिव अ फ्यू सेकंड बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू इंश्योर द स्टूडेंट्स थॉट्स इज कंप्लीट।
जब भी आप बच्चे आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे के क्वेश्चन को पूरा सुनिए, समझिए कि बच्चा पूछना क्या चाह रहा है और बच्चे को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बच्चे के क्वेश्चन को सुने बिना ही या फिर हमें लगता है कि हम नहीं समझ पाते, बच्चे के क्वेश्चन को तो हमने पूरा सुना नहीं या फिर समझा नहीं और बच्चे को पहले डांट के बिठा देते हैं, ठीक है। तो उससे बच्चे दूसरी बार क्वेश्चन पूछने से भी डरते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, गुड लिसनर बनना है। एज अ टीचर एक गुड लिसनर होना एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्किल ऑफ टीचर, मीन्स आपको कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो आनी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रोफिशिएंसी इन टेक्नोलॉजी। अभी जो एआई का टाइम आने वाला है, पीरियड चल रहा है, इस टाइम पे अगर आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं है, टेक्नो फ्रेंडली टीचर्स नहीं है, तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो एज अ टीचर मेरा आपको ये सजेशन है कि आप टेक्नो फ्रेंडली बनिए, टेक्नोलॉजी से थोड़ा बहुत फ्रेंडली होइए, टेक्नोलॉजी को जानिए, नई नई जो टेक्नोलॉजी की टर्म्स आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, टूल्स आ रहे हैं, उन्हें सीखिए, यूज़ करना सीखिए। अगर आप किसी ऐसे स्कूल में हैं जहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम का कोई सिस्टम नहीं है, तो अभी आपको लग रहा होगा, बट आने वाले टाइम पे सारे स्मार्ट क्लासरूम आने वाले हैं। एआई का आपको पता है, एआई कितनी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, तो टेक्नो फ्रेंडली तो आपको होना ही पड़ेगा। तो ये स्किल में आप अगर नहीं है अभी अच्छी, अगर आपने इस स्किल को नहीं सीखा है तो आप इसको सीखिए, ठीक है। ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स, अपनी ग्रामर, अपनी वोकेबलरी, ठीक है, प्रोनाउंसिएशंस को अच्छा कीजिए, अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कीजिए, क्योंकि आपकी अगर राइटिंग स्किल्स, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे कुछ अच्छा, है ना। क्योंकि बच्चे आपको एज अ रोल मॉडल लेते हैं अपना, तो जैसे आपकी राइटिंग है बच्चे उससे वैसे ही कॉपी करते हैं या फिर सीखने का ट्राई करते हैं। एक्सपर्टीज़ इन योर फील्ड ऑफ स्टडी, आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर हैं या फिर आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, आपको उसमें एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है एज अ टीचर कि क्लास को कैसे मैनेज करना है। इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए आपको, एज अ पता ही एज अ टीचर कम्युनिकेशन स्किल्स आपका एक ऐसा वेपन है जो आपके पूरी क्लास को मैनेज कर सकता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स का आपको कैसे कम्युनिकेट करना है बच्चों से, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर बच्चे आप, क्योंकि एज अ टीचर बच्चे क्लास में कई बार इतनी सारी स्ट्रेंथ होती है, बच्चे नई नई प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको अपना 30 to 35 मिनट पर अपना पूरा टॉपिक आपको बच्चों को डिलीवर करना है, बच्चों को होमवर्क देना है, बच्चों के ऊपर ध्यान भी रखना है, उनके वर्क को भी चेक करना है, बच्चे क्लास में अटेंटिव होकर सुन रहे या नहीं सुन रहे ये भी देखना है। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको आनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपको बच्चों के सामने कैसे रिएक्ट करना है। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट स्किल आपको आती है ना, तो आप बच्चों के इमोशंस को भी समझ पाएंगे। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जिन्हें आप ध्यान में रख के, माइंड में रख के एक अच्छी टीचर बन सकते हैं और अपनी क्लास को इफेक्टिव और अच्छा बना सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को, जो भी टीचर हैं या फिर बनने वाले हैं, या फिर आप नॉलेज के लिए भी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।